जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का जो 1 नंबर का चैप्टर है अर्थात अध्याय ए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसके लिए हम पहला चैप्टर जो है पार्ट 1 में हम उसमें पढ़ा दिए थे अर्थव्यवस्था के कितना क्षेत्रक, 2-3 क्षेत्रक को पढ़ा दिए थे, प्राथमिक जो द्वितीय और टर्सरी सेक्टर तृतीय सेक्टर पढ़ा दिए थे। आज जो उसमें शेष बचा है उसी को हम पूरा आज कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अभ्यास अध्याय पर। देखिए आज जो हम जो नेक्स्ट जो बच गया है शेष उसी को हम देखिए यहाँ पे आज जो हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से का अर्थव्यवस्था के प्रकार टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया। इसका कितना प्रकार है इकोनॉमिक्स का जो काइंड से प्रकार है 3 प्रकार है। पहला में क्या है, पहला में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा में क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए इसको हम तीनों का बढ़िया से समझाए थे। देखिए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है ये विकसित देशों में ही अच्छा होता है, विकसित देशों के लिए अच्छा रहता है क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है इसमें व्यक्तिगत लाभ होता है। मतलब कोई एक व्यक्ति के पूरा ही उस जो कंपनी होता है उसका पूरा मालिकाना हक एक व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। जैसे ये सब अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, ये अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया ये सब में, लेकिन भारत में नहीं है ऐसा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है जहाँ पे उद्योग का स्वामित्व और जितना भी संसाधन उसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ हो, सरकार सिर्फ उससे टैक्स से मतलब है ना कि उसमें कोई हस्तक्षेप करे। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था इसमें उत्पादनों के साधन का सामर्थ्य मतलब निजी व्यक्ति मतलब किसी एक व्यक्ति के पास होता है, उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। क्या करता है उसका उपयोग अपने लाभ के लिए, ना कि देश के हित के लिए, देश को सिर्फ उसका टैक्स से मतलब और कुछ नहीं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहता है, इसको बोलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे आप लिख सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तात्पर्य है वैसी अर्थव्यवस्था इसमें संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए हो। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से आप देखिए आपको समझ में आया पीछे करके। देखिए दूसरा में क्या आता है हमारा समाजवादी। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी इकोनॉमिक्स होता है, इसमें क्या आता है इसमें जितना भी संसाधन का स्वामित्व होता है इसमें पूरा कंट्रोल किसको रहता है, सरकार को। किसको रहता है, सरकार को। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जो सरकार आप जो कोई काम कीजिएगा आपको उसके बदले में वेतन मिलेगा और पूरा भी संसाधन किसका रहेगा, सरकार का। जैसे यहाँ पे भारत में क्या है रेलवे, देखिए सरकारी है, सरकारी है रेलवे, उसका इतना फायदा होगा सरकार को होगा, जितना भी आप काम कीजिएगा जितना उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा और बाकी जितना फायदा होगा सरकार को होगा। लेकिन अडानी जियो सब देखिए जियो सब क्या है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रकार पूंजीवादी अर्थ है क्योंकि उसमें व्यक्तिगत लाभ है। जो अडानी उसका एक ही व्यक्ति मालिक है, वो जितना भी लाभ होगा उसको और जिससे उसको टैक्स के रूप में जो सरकार को दिया वो तो ठीक है, और उसके बाद जो बचा सिर्फ उसको ही लाभ होगा। ठीक, तो ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है उसमें पूरा संपत्ति जो संसाधनों का समित सरकार के हाथों में रहता है। आप सिर्फ काम कीजिए और उससे जो आय प्राप्त होता है धन मिलता है वो आप ले लीजिए और सब कंट्रोल कौन करेगा, सरकार। देखिए यहाँ पे लिखा है समाजवादी अर्थव्यवस्था यह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। उसके जैसे हो गया चीन हो गया, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण वे समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रारूप बदले। देखिए भूमंडलीकरण का मतलब होता है पूरा देश जो होता है पूरा, भूमंडलीकरण वैश्वीकरण एक होता है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि पूरा विश्व में मतलब एक तरह से लगाव हो जाना, मतलब अपना अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों के साथ शामिल करना। जैसे यहाँ पे कोई भी अच्छा चीज़ का उत्पादन होता है उसे विश्व के अन्य देशों में पहुँचाया जाता है। ये किसके कारण संभव होता है, ये भूमंडलीकरण के कारण अर्थात वैश्वीकरण के कारण ही संभव होता है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोई भी देश को डेवलप के लिए। तो आप समझ गया समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है उत्पादनों के साधन स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। आप सिर्फ काम कीजिए और पैसा लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या कहता है मिक्स अवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। देखिए भारत में जो अर्थव्यवस्था है ये कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए यहाँ पे जो आप बताए हम समाजवादी पूंजीवादी में बताए थे अमेरिका रूस जापान ऑस्ट्रेलिया, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि जापान में कैसी अर्थव्यवस्था है या ऐसा पूछ देगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है, तो सॉरी पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस में था, आपको बताना पड़ेगा अमेरिका में। उसी प्रकार पूछ देगा समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर, अब याद रखिएगा चीन में है, क्यूबा में, आदि देशों में है। उसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कोई भी देश अगर विकास हो रहा है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अच्छा रहता है। कुछ सरकार के हाथ में रहता है और कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहता है। इससे क्या होता है ज़्यादा डेवलप कर सकता है देश। देखिए डेवलप का मतलब होता है बदलाव, कोई चीज़ से पहले चेंज होना। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में जो अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। ठीक, अमेरिका हो गया रूस हो गया ये सब, अमेरिका रूस ये सब क्या है विकसित अर्थव्यवस्था मतलब विकसित हो गया हो। भारत क्या अभी विकासशील है, इसीलिए अर्थव्यवस्था यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था अच्छा है। कुछ जैसे रेलवे हो गया सरकारी हो गया, अब जियो का हो गया इधर प्राइवेट हो गया, टाटा भी प्राइवेट हो गया, एयरलाइन पहले भी प्राइवेट था अब खरीद लिया एयर इंडिया को टाटा ने, या प्राइवेट हो गया। इसी प्रकार बहुत सा कंपनी है जो सरकारी भी है और प्राइवेट है, दोनों कार्य आते हैं ताकि अर्थव्यवस्था अच्छा चले। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था
पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होता है। मतलब पूंजीवादी स्थिति में क्या रहेगा, सरकारी भी रहेगा और प्राइवेट रहेगा, दोनों सेक्टर जहाँ पे काम करेगा उसको बोलेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व दोनों को रहता है। किसको रहता है? दोनों को, सरकार को भी रहता है और निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आता है अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो उसके बारे में। अर्थव्यवस्था जो विकास हुआ है पहले एक ही तरह का, मतलब एक ही दिन में विकास नहीं हुआ है, बहुत दिन से चला आ रहा है, बहुत प्राचीन है। क्योंकि पहले जब पैसा नहीं होता था बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे आप कुछ 1 किलो आप जो चावल दीजिएगा तो कोई आपको 1 किलो गेहूँ 2 किलो गेहूँ देगा, तो ऐसे बदला जाता था। पहले जो था, पहले रुपया नहीं था, रुपया बाद में अस्तित्व में आया, अर्थात पैसा। तो ऐसे में दिक्कत होता है। जैसे आपको बोलेगा कि 1 केजी हमको टमाटर दीजिए और 1 केजी आप चावल दे दीजिए। टमाटर आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते और चावल तो बहुत ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। इसमें क्या होता था, गड़बड़ा जाता था कभी कभी। जैसे अगर बोलेगा कि हमको अब यहाँ पे ज़मीन, जैसे हम बिहार में रहते हैं, बिहार में बोलेगा कि यहाँ पे ज़मीन बेच के हम दिल्ली चले जाते हैं, तो उस समय तो पैसा होता नहीं, तो ज़मीन बेच के आप ज़मीन को उठाकर तो नहीं लेके जाइएगा, उसको गर्जाओ हो जाता था, कम में भी देना पड़ जाता था बदले में, अब जा नहीं सकते थे। इसीलिए अर्थशास्त्री समझने लगा कि कुछ ऐसा चीज़ का उपयोग किया जाए जो सुलभ हो, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जा सके। तो इसके लिए क्या हुआ, एक पैसा बनाया जो सुलभ है। आप कहीं भी कुछ चीज़ को बेच के पैसा लेके आप दूसरे जगह जाके बच सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, ये अर्थव्यवस्था का अच्छा से चलने लगा। तो ये सब उसका विकास का इतिहास था। देखिए आर्थिक विकास कैसे, उसके बारे में जानेंगे। आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। आप जानेंगे आर्थिक नियोजन का है। इससे पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास क्या है। देखिए आर्थिक विकास जो होता है इसके लिए बहुत सा वैज्ञानिकों ने इसका परिभाषा दिया था। जैसे हम एक जानते हैं, यहाँ पे इसमें बताया था, प्रोफेसर रोस्टोव ने बताया था कि आर्थिक विकास का श्रेय श्रम शक्ति में वृद्धि। क्या होता है श्रम शक्ति? अगर कोई व्यक्ति अपना काम में अपना डेवलप करके अधिक पैसा कमाता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास में वृद्धि हो रहा है। दूसरी ओर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के बीच का संबंध। अगर देखिए जनसंख्या अधिक रहेगा तो स्वाभाविक है वो देश क्या होगा, गरीब होगा। क्योंकि अगर आप सोच के सकिए, कोई घर में 100 रुपया कमाता है और उसमें 2 ही व्यक्ति खाने वाला है, तो 50 रुपया मिनिमम 2 व्यक्ति खर्चा होगा। लेकिन एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, उसके यहाँ 5 आदमी, तो 20 रुपया हो गया। तो अब देखिए किसका आर्थिक स्थिति सही होगा, तो ये जो 2 व्यक्ति वाला है उसका आर्थिक अच्छा होगा, सही होगा। तो इस पर भी निर्भर करता है। देखिए अब जानेंगे समावेशी विकास क्या होता है। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको जानेंगे समावेशी विकास। देखिए समावेशी का मतलब होता है सभी का विकास। क्या होता है? सभी का विकास, मतलब एक का नहीं, सभी का विकास। जैसे देखिए देश का बोलेगा, अगर देश का संपत्ति जो होता है वो क्या करता है, सरकार अगर कोई भी चीज़ कोई योजना निकालता है उससे क्या होता है, सभी का विकास होता है। जैसे प्रधानमंत्री निकालता है योजना सबका साथ सबका विकास, मतलब ऐसा विकास जिसमें देश के सभी व्यक्ति को उससे लाभान्वित हो, मतलब लाभ मिले सबसे। जैसे कोरोना सबको पैसा दे रहा था, सबको विकास कर रहा था, तो ये क्या हुआ, समावेशी विकास। ऐसा विकास जिसमें सभी का कल्याण हो, उसको क्या बोलेंगे, समावेशी विकास। यहाँ पे लिखा आर्थिक विकास के जिस पद्धति की प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज में कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता, मतलब कोई वर्ग छूटता नहीं रहे, ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको समझ समावेशी विकास क्या होता है। यहाँ पे देखिए कुछ वैज्ञानिक शब्द ने दिया है, इसको याद नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, ये इतना वैज्ञानिक का इसमें पूछा नहीं जाता है। इसे पूछे समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, तो ये आप जान लीजिए समावेशी विकास का। आप जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास। देखिए सतत का मतलब होता है जारी रहना, क्या रहना, जारी रहना। देखिए सतत का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके। देखिए सतत विकास का तात्पर्य क्या होता है, टिकाऊ बना हुआ विकास। जैसे देखिए कोई भी चीज़ का भारत में, जैसे देखिए पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, कोयला का उत्पादन होता है। देखिए इसका विकास क्या है, ये जो है क्या है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला है, ये क्या है, लिमिटेड संसाधन, मतलब इतना दिन के बाद ये कोई भी लिमिटेड संसाधन, मतलब कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे कोयला का खान क्या होगा, तो ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो कभी न कभी इसको खत्म होना ही है। देखिए इसको खत्म से इसको बचाने के लिए इसको सिस्टमेटिक ढंग से यूज़ करना है, ताकि हमारा जो भावी पीढ़ी आ रहा है वो भी इसको यूज़ कर सकें। ना कि आप ही सब खत्म कीजिएगा तो जो दूसरा पीढ़ी आएगा, भावी पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी, उससे क्या होगा, उसको भी यूज़ करे और उसका भी वो भी फायदा उठाए। देखिए यहाँ पे सतत विकास का तात्पर्य हो गया ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, कभी खत्म ना हो, इसको क्या बोलता है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या,
नेक्स्ट जानेंगे। देखिए यहाँ पे अब जानेंगे नेक्स्ट हम आर्थिक नियोजन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम आता है, इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक नियोजन, देखिए आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है, नियोजन मतलब होता है व्यवस्था, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसे। देखिए आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है जब देश की संपत्ति, जैसे देखिए आपका घर है, अगर आपके घर में अगर कोयला निकल गया, आपके घर से अंदर आपके घर के नीचे से अगर पेट्रोलियम निकल गया तो ये राष्ट्रीय संपत्ति हो जाता है। ये आपका संपत्ति नहीं है, राष्ट्रीय संपत्ति है, देश का संपत्ति है। जब देश का संपत्ति, देखिए फिर से बता, जब देश का संपत्ति सरकार उसे बेचकर सबके हित में खर्चा करे, मतलब सबको फायदा मिले, पूरे देश को, इसको बोलेंगे क्या? आर्थिक नियोजन। क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। क्या होता है? आर्थिक नियोजन। देखिए देश का पैसा जब सबके हित में खर्चा करता है उसको बोलता है आर्थिक नियोजन। आपको समझ में आएगा आर्थिक नियोजन किसे बोलता है? ऐसे लिखिएगा, आर्थिक नियोजन से तात्पर्य है जब देश की संपत्ति देश की जनता के हित में खर्चा करे, उसको क्या बोला जाता है? मतलब उसके लिए खर्चा करे, देश के लिए, और उसका अर्थव्यवस्था बढ़ाए, मतलब उसका जीवन शैली को बढ़ाए, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करें, मतलब देश के विकास के लिए जो खर्चा कर रहा है राष्ट्र का पैसा, उसी को बोला जाता है आर्थिक नियोजन। आपको समझ में आर्थिक नियोजन। अब जानेंगे हम योजना आयोग। देखिए योजना आयोग जो होता है ये देश की जो होता है ना, देश को डेवलप करने का एक आयोग था। ये क्या है? ये योजना आयोग था। ये गैर संस्थानीय निकाय था। देखिए गैर संवैधानिक उसको बोला जाता है जिसका वर्णन संविधान में नहीं हो, इसको बोलता है गैर संवैधानिक। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग कैसा निकाय था? योजना आयोग था गैर संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में नहीं था। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि देश, जो योजना आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, कितना वर्ष का? 5 वर्ष का, ताकि 5 वर्ष के अंतराल में, क्योंकि भारत का यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष के लिए ये बनाया जाता था कि 5 वर्ष में कितना उसमें डेवलप हुआ, मतलब कितना उसमें बदलाव हुआ कोई भी देश में, इसी के लिए बनाया गया था कि 5 साल में इसको टारगेट रखा था कि गरीबी दूर करना है, कारखाना लगाना है, तभी तो डेवलप होगा, पता चलेगा ना। इसी तरह योजना आयोग क्या था? योजना आयोग देश को विकास की ओर बढ़ाने वाला एक आयोग था। यह एक ऐसा आयोग था, यह था एक गैर संवैधानिक आयोग, क्योंकि उसका वर्णन संविधान में नहीं था। और क्वेश्चन पूछता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जिस कार्यकाल में योजना आयोग स्टार्ट करेगा ये 5 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री। अभी बोलेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष क्यों नहीं, तो आप गलती कर दीजिएगा। योजना आयोग को अब खत्म कर दिया 2015 में, उसको कर दिया नीति आयोग। क्या कर दिया इसको? 2015 में इसका नाम बदल के कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडिया नीति आयोग कर दिया। और पूछेगा नीति आयोग, जो योजना आयोग का दूसरा नाम क्या, अभी बदल के नाम क्या कर दिया है? नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पूछेगा नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री था हमारा मोदी था, नरेंद्र मोदी। और पूछेगा नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो था अमिताभ कांत। और पूछेगा योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बोले था अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता। तो पहला प्रधानमंत्री भारत का कौन था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू, तो वो था। ये ध्यान रखिएगा। देखिए योजना आयोग का जो पहली बार गठन किया था, कब किया था ये याद रखिएगा, 12 मार्च 1950। कब किया था? 12 मार्च 50 में किया गया था। देखिए भारत यहाँ किया गया था। देखिए प्रधानमंत्री होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इस आयोग का पद प्रधानमंत्री। सामान्यतः काम काज का अध्यापक देख रेख में होता है, जिसका सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं, मतलब इसका सहायता के लिए। अब समझ गया योजना आयोग क्या है? योजना आयोग देश को डेवलप करने के लिए एक संगठन होता है जो 5 वर्ष के लिए बनाया जाता था। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना होता है। ये और एक बात बता देते हैं, पंचवर्षीय योजना का जो श्रेय लाया था 5 ईयर प्लान योजना आयोग का, ये रूस देश से लिया गया। रूस के संविधान पूछेगा 5 ईयर प्लानिंग किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया था रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया? USSR, अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। रूस का पूरा नाम क्या है? USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। यहीं से, इसी देश से लिया गया था पंचवर्षीय योजना, अर्थात योजना आयोग 5 ईयर प्लानिंग। इसका वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग। देखिए पहला योजना आयोग जो था ये कब से कब तक था? 51 से 56 था। ये जो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पे अधिकारित था। किससे था? हेराल्ड डोमर। दूसरा था HP, 2 याद रखिएगा। HP का देखिए लैपटॉप सब आता है, ऐसे याद रखिएगा। HP पहले क्या था? हेराल्ड डोमर, उसके बाद PC महालनोबिस। उसी प्रकार 7वां था सुखमय चक्रवर्ती था, 5वां था गरीबी हटाओ। ये सब में सब नया दिया था इसमें। तो ये आपको आगे में जानना है, अभी नहीं। जब नेक्स्ट क्लास में जाए कंपटीशन में, उसमें आपको जानना है। तो पहला इसमें याद रखिएगा योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसे यहाँ पे हम बताए थे आपको, यहाँ पे देखिए बताए थे 15 मार्च 1950 का पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 51, 56, 56, 61 और फिर इसमें 85 से 95, क्योंकि 62 में हो गया था भारत चीन युद्ध, उसमें छोड़ दिया गया था। उसके लिए 1 वर्ष वाला योजना बनाया था। ये सब इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें से 10वीं कब से कब चला था? 11वीं, ये सब डेट याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद क्या बोलता है? राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है कोई चीज़ का डेवलप करना। तो ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, इसको बोलता है एनडीसी। देखिए इसका भी कार्य वही होता है। देखिए भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया था, इसको 6 अगस्त 1952 को किया गया। इस गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा राज्यों के आयोग के बीच तालमेल का सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों की मंत्री इसके पदेन सदस्य होता है, मतलब जितना भी राज्य होता है उसका मंत्री होता है, मुख्यमंत्री उसका क्या होता है, सदस्य होता है। प्रत्येक राज्य पंचवर्षीय योजना के साथ पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है, अर्थात अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद को अनुमोदित करता है। मतलब ये जो बताया था राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी कार्य क्या था, ये भी अपना एक सलाह देता था किसको, सभी राज्य का जो मुख्यमंत्री रहता था, ताकि जो 5 ईयर जो प्लानिंग बनाया गया है योजना आयोग, उसको सलाह के लिए क्या बना था, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी किसको सलाह देता था, 5 ईयर प्लानिंग वो भी सलाह देता था। और राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है, जो मंत्री परिषद उसमें जो मुख्यमंत्री, ये सब भी क्या रहता है इसमें, मतलब सलाह देता है। देखिए और यहाँ पे लिखा है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है, मतलब योजना आयोग ने उसका रूपरेखा तैयार करता है ताकि कितना इसमें डेवलप हो सके। और क्या करता है, अंत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है, मतलब अप्रूव करता है उसको, ताकि उसमें अधिक से अधिक विकास हो सके। अब पढ़ेंगे मौद्रिक विकास, अर्थात मुद्रा का विकास कैसे हुआ। देखिए पहले बताया था मुद्रा का जो पहले क्या था, पहले मुद्रा नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। आप 1 किलो चावल दीजिए आपको 2 किलो गेहूँ मिलेगा, तो ऐसे चलता था। उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। देखिए मौद्रिक प्रणाली हम पहले बताए थे, पहले क्या था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली था, लेकिन वो क्या था, वो सुलभ नहीं था। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, जैसे संपत्ति को उधर बताए थे हम, अगर हमको यहाँ से बिहार से संपत्ति बेच के दिल्ली जाना हो तो क्या होगा, पहले तो पैसा नहीं था, तो बदले में उसको बेच भी नहीं सकते थे, इसीलिए दिक्कत होता था एक जगह से दूसरी जगह प्रवास होने में। जिसके तहत शास्त्री सोचा कुछ ऐसा सुलभ बनाया जाए ताकि उसको क्या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सके। इसी के दरमियान क्या बना, ऐसा चीज़ बनाया रुपया, ताकि उसको सभी जगह सुलभ हो और कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो ये सब उसमें इतिहास में था, इसमें उसी के चलते चलते भी डेवलप होकर क्या चला आया। अब तो प्लास्टिक मनी भी चलने लगा है। अब तो वर्तमान में क्या चलता है, पहले तो आया था एटीएम, क्या आया था एटीएम, तो इसको बारे में जानेंगे। एटीएम क्या था, इसमें क्वेश्चन आता है कि एटीएम क्या है। एटीएम एक कागजी मनी है जिसके तहत क्या होता है, कागज का टुकड़ा, प्लास्टिक मनी है जिसके तहत प्लास्टिक से एक प्लास्टिक रहता है एटीएम कार्ड, उसी तरह पैसा निकालते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा था एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है, टेलर मशीन, या तो टेलर मशीन नहीं लिखा रहेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या लिखेगा, ऑटोमेटेड, AUTOMETED, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित टेलर मशीन। इसका आविष्कार किसने किया था, सीफर्ड ने किया था। किसने किया था, सीफर्ड। ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछेगा कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था, सीफर्ड ने किया था। इसमें दिया नहीं है, हम बता दिया आपको, सीफर्ड ने किया था। इसका पहला प्रयोग जो बिहार में किया था, भारत में किया था, कहाँ पे किया था, 2004 में किया था। कहाँ पे किया था, ये केरल में किया था। केरल और कोच्चि के बीच में उसमें वो स्टीमर चलता था, झंकार नामक स्टीमर। क्या चलता था, झंकार, उसी में इसको लगाया गया था। कौन सा बैंक था वो, SBI। कौन सा था, SBI, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी में लगाया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, कब लगाए गए थे, 2004 में। तो ये जानिएगा एटीएम क्या है, एक प्लास्टिक मनी जिसके तहत क्या होता है, कहीं भी जगह पैसा निकाला जा सकता है। इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित टेलर मशीन होता है। अब नेक्स्ट जानेंगे मौद्रिक प्रणाली की संक्षिप्त कहानी। क्या क्या पहले आया, पहले क्या था, सबसे पहले बताए थे वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात बार्टर सिस्टम, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदला जाता था, उस समय पैसा नहीं होता था। उसके बाद आया मौद्रिक प्रणाली। देखिए मौद्रिक में क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हो गया, इससे पैसा से आप कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं। देखिए मुद्रा से वस्तुओं के और सेवाओं का विनिमय, मतलब बदलना। आप कोई भी चीज़, आपको सेवा देता है, पैसा देता है, अगर कोई सेवा देता है उसको बदले में उसको पैसा देते हैं। आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको भी पैसा देते हैं। तो ये क्या हो गया, मौद्रिक प्रणाली, अर्थात जहाँ पे मुद्रा का उपयोग होता है। उसके बाद आया बैंकिंग प्रणाली। देखिए बैंक के माध्यम से चेक द्वारा नहीं, पहले क्या चलता था, चेक 10 रुपया, 10 लाख, 20 लाख का चेक दिया जाता है, जिसके तहत क्या होता था, आप चेक बना के पैसा प्राप्त कर सकते हैं बैंक में। अब देखिए उसके बाद आता है कोर बैंकिंग प्रणाली। देखिए प्रणाली के अंतर्गत संकेत के रूप में व्यक्ति के खाते में दूसरे व्यक्ति के खाते में व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना। जैसे देखिए कोई भी खरीदारी करते हैं, यूपीआई के माध्यम से कोई भी एक बैंक से खाते में आप दूसरे को भेजते हैं, ये क्या हुआ, ये कोर बैंकिंग प्रणाली हुआ। क्या हुआ, उसको कोर बैंकिंग प्रणाली होता है। ठीक, उसके बाद आया एटीएम क्या होता है, एक एटीएम प्लास्टिक कार्ड है जिसके माध्यम से आप एटीएम में कार्ड डालते हैं और जो छिपित पिन रहता है 4 अंक का, उसको डाल के आप पैसा निकालते हैं। ये हुआ एटीएम प्रणाली। ये था एटीएम क्या था, प्लास्टिक का एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी निर्धारित बैंक के केंद्र में पैसे निकाल सकते थे। ये क्या था, एटीएम था। उसके बाद आया डेबिट कार्ड। देखिए डेबिट कार्ड, ये भी क्या था, एक बैंकिंग प्रणाली था।
ये भी बैंक, ये क्या था, ये भी प्लास्टिक कार्ड था, इसके माध्यम से पैसा निकला था। आपके खाते में जितना पैसा रहेगा इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। देखिए बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि पैसे का उपयोग कर सकते हैं। देखिए डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक ही तरह का है। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। देखिए क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। क्रेडिट कार्ड सभी को प्रोवाइड नहीं कराता है, जो उसको चाहते कस्टमर होता है बैंक को उसी को देता है, सबको नहीं। क्रेडिट मतलब एक तरह से विश्वास होता है। देखिए बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड एक प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर इसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना मुद्रा के इस विकास की कहानी के द्वारा समझाया गया है। ये नीचे में बोल रहा है, तो इसमें देखिए क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट मतलब होता है विश्वास एक तरह से। क्रेडिट कार्ड सबको नहीं देता है, जिसको पहचानता है अच्छी तरह से बैंक, आप जिससे पैसा लेते हैं नियमित रूप से जमा करते हैं उसी को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्रेडिट मतलब आपके अगर खाते में पैसा नहीं रहेगा तो आप 20,000 ले सकते हैं या 30,000 ले सकते हैं किससे? बैंक से, और बाद में 1 महीना के अंदर आपको या तो 2 महीना के अंदर में आपको उसको चुका सकते हैं। देखिए क्रेडिट में यही होता है कि आपको उसका इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आप उसको बैंक का चाहते कस्टमर होता है, इसलिए आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। और अभी दूसरे पास लीजिएगा तो वो क्या करना पड़ता है? उसको ब्याज देना पड़ता है। ठीक, अब देखिए इसमें बता दें सिंगासनी गांव की कहानी। देखिए इसमें पढ़े थे, इसमें कुछ नहीं, इसमें एक लड़का था जो बाहर में कमाता था और एक ग्रामीण लड़का था, उसका भाई था। वो क्या हुआ, एक बार वो बाजार गया था घूमने के लिए और उसमें वो बैंक वाला जो बैंक से एटीएम कार्ड होता है उससे पैसा निकाला, तो उसमें पता नहीं चला लड़का को उसमें क्या है। तो उसको समझाया तो ये एटीएम कार्ड है, इसके माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं बिना बैंक में जाए। तो यही इसका कहानी था, आप पढ़ सकते हैं, सिंगासनी गाँव का था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेशनल इनकम। देखिए आय का मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। अब जैसे आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है? आपको पैसा दिखाता है, मेंशन करता है कि आपका एक साल में कितना आमदनी। तभी हम सब जो पढ़ते थे उसमें 80-84 हज़ार का बनते थे, अब तो लगभग 99 या 88 हज़ार का बनता है अब जो आय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। आय मतलब पैसा। देखिए आप जब एक दिन में कोई भी काम करते हैं उसके बदले में जो भी आपको मिलता है उसको बोलते हैं आय। क्या बोलते हैं? आय। ठीक, आप कोई भी शारीरिक हो गया मानसिक कार्य किया तो उसके बदले में जो भी आपको मिलता है उसको बोलता है आय। अब उसी प्रकार जब राष्ट्र कोई देश एक वर्ष के अंदर में जितना भी उत्पादित करता है वस्तु और सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही क्या बोलता है? राष्ट्रीय आय। अर्थात क्या बोलता है? राष्ट्र का पैसा, अर्थात देश का पैसा। देश भी कमाता है, जैसे हम सब कमाते तो पैसा मिलता है उसी प्रकार देश भी कमाता है, क्योंकि देश के पास भी बहुत संसाधन है। देश के पास कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये देश का संसाधन है, इसको बेचने से फायदा मिलता है। जो हो गया उसको बोलता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, आपको समझ में राष्ट्रीय आय क्या होता है। अब देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना आय है। देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? जब देश की कुल संख्या जितना देश का पैसा होगा, जैसे देखिए आपको घर को समझाता है, पूछेंगे तुम्हारे घर का प्रति व्यक्ति आय कितना है, जैसे बोलेंगे तुम्हारे घर में 10 व्यक्ति हैं। कितना व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। ठीक, और तुम्हारे घर का एक दिन का इनकम 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। तो जितना तुम्हारा इनकम होगा उसको ऊपर लिखना और जितना व्यक्ति रहेगा उसको नीचे लिखना, और भाग देने के बाद कितना आएगा? 10-10 रुपया सबको मिलेगा। ये तुम्हारे घर का प्रति व्यक्ति आय हो गया। उसी प्रकार देश का होता है, देश का जितना भी पैसा रहेगा इसको ऊपर रखना। जैसे देश का पैसा हो गया 10 करोड़, और जब देश का प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो प्रति व्यक्ति आय हो गया पर कैपिटा इनकम बराबर हो जाएगा कितना? देश की आय मतलब देश का पैसा बटे देश की क्या हो जाएगा? देश की जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या। अर्थात इसी को बोलता है प्रति व्यक्ति आय। अर्थात जब देश की कुल पैसा में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो क्या होता है? उसको बोलता है प्रति व्यक्ति आय, अर्थात पर कैपिटा इनकम। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हो, देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? जब देश की प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की आय बटे कुल जनसंख्या, अर्थात देश की कुल जनसंख्या। देखिए प्रति व्यक्ति जो आय होता है ये किसी भी देश कितना डेवलप है, मतलब कितना वो देश खुशहाल है, कितना वो देश अमीर है, इसका पता लगाने के लिए सबसे अच्छा उत्पादक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अर्थात जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा वो देश अधिक अमीर होगा, क्योंकि वो अधिक चीज़ खरीद सकता है। उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जब ये किताब दिया था उस समय ये 2004 का इसमें गणना है, जिसमें पूछता है कि 2004 के अनुसार देश का किस राज्य में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय था। तो उस समय जो केंद्र शासित बोलेगा तो चंडीगढ़ था, और इससे बोलेगा तो गोवा था। अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछेगा तो गोवा, और पूछेगा वर्तमान में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय कौन सा राज्य है, तो बोलेगा बिहार। कौन सा है? बिहार। वर्तमान में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला किसका है? तो यहाँ बिहार में देखिए। और बिहार में पूछेगा बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। पूछेगा बिहार का 38 जिला में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा? बोलेगा पटना। कौन सा है? पटना है। कौन सा? पटना। और पूछेगा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो इसमें शिवहर। कौन सा है? शिवहर। कौन सा है? शिवहर। शिवहर है।
और सबसे छोटा भी जिला बिहार का कौन सा है, शिवहर, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी उसी का है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 2000 और 2003 में था, इसमें देखिए पंजाब का सबसे अधिक था, उसके बाद केरल का था और सबसे कम था बिहार का 5700 था। तो ये ध्यान में रखिए प्रति व्यक्ति क्या आय क्या है, ये आप जानेंगे मानव विकास सूचकांक अर्थात ये क्या है। देखिए मानव विकास सूचकांक जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे क्या चलता है, कोई भी देश का मानव विकास सूचकांक जो होता है ना, कोई भी देश का खुशहाली बताता है, वो कितना अमीर है, वहाँ का स्वास्थ्य जीवन कैसा है, ये सब बताता है। और ये जारी जो करता है ये करता है यूएनडीपी। पूछेगा कोई भी देश, ये मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है ये यूएनडीपी एक संस्था है, इसको बोलता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मानव विकास रिपोर्ट अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है, यूएनडीपी। और ये किसके निर्देश में ये पहली बार जारी किया गया था, तो इसको क्या कहता है महबूब उल हक। ये जो महबूब उल हक है ये ध्यान में रखिएगा, ये पाकिस्तान का अर्थशास्त्री है। कहाँ का, ये पाकिस्तान का, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। महबूब उल हक कहाँ का था, पाकिस्तान का था। इसी के निर्देश में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। देखिए मानव विकास रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया जाता है, यहाँ पे देखिए मानव विकास रिपोर्ट में 3 चीज़ को ध्यान रखा जाता है। क्या रखा जाता है, उसके बाद जीवन आशा, उसके बाद शिक्षा की प्राप्ति, उसके बाद जीवन स्तर कहाँ है, ये तीनों जहाँ पे अच्छा रहेगा वहाँ का मानव विकास रिपोर्ट अच्छा रहेगा। देखिए मानव विकास रिपोर्ट में जो होता है 3 देश हमेशा आगे रहता है। कौन कौन आता है, नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियाई देश में 3 देश आता है। कौन कौन, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है, जैसे ये भी दिख रहा है यहाँ पे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको क्या बोलता है। इसी देश, तीनों देश का जो होता है ना, जो ह्यूमन HDI रहता है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि ये अधिक खुशहाल है और इसका जनसंख्या भी कम है। अभी देखिए ये जब निकाला था 2004 में, नॉर्वे है, अभी भी नॉर्वे ही है, नॉर्वे है। भारत का स्थान लगभग 130 से ऊपर रहता है, हमेशा 35-40 में रहता है। तो आप जान गए कि ये होता है HDI ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है, यूएनडीपी। यहाँ पे हम आपको बताएं ये भी कोई देश को खुशहाल और कितना वो विकसित है वो सब दर्शाता है। खुशहाल दर्शाता है, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सबको दर्शाता है, शिक्षा को दर्शाता है। ये 3 चीज़ पे यहाँ पे इसको गौर किया जाता है, जीवन आशा, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों पे याद किया जाता है। और तीनों यहाँ पे अच्छा है, इसलिए नॉर्वे 1 नंबर में। ये मानव विकास रिपोर्ट जो होता है कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका पैमाना कितना है, 1 से इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे कितना है, 0.965 है, उसके बाद 0.975 है, तो इससे कम ही रहेगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप समझ गए मानव विकास रिपोर्ट क्या है। अब जानेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ये तो पूरा विश्व का हो गया। अब राष्ट्रीय जानेंगे, मतलब देश का राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, इसको बोलता है नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए इसको जारी कब किया गया था, देखिए यूएनडीपी की मानव विकास की तर्ज पर भारत पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 2004 में जारी किया गया। कब किया था, भारत में 2004 में किया गया था। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 में नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के.सी. पंत ने कहा कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसके आधार बनाया जा सकता है। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 1981, उसके बाद 91, उसके बाद 2004 के लिए राज्यों के संघीय क्षेत्रों में HDI मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास के दरें भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, ये जो लगाया था इसमें क्या था, केरल का जो मानव विकास रिपोर्ट है वहाँ का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य सबसे अच्छा था, ऊपर था। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस सबसे नीचे था। ये ध्यान में रखिएगा। इसमें पूछेगा कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जो होता है यूएनडीपी जो जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट, कब जारी किया था, ये 2004 में जारी किया गया था। कब क्या, 2004 में। ये ध्यान रखिएगा। उसमें कौन था प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट जानेंगे आधारिक संरचना, इसको बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आधारिक संरचना का तात्पर्य कोई भी देश में कितना विकास हुआ है। जैसे कोई भी देश का अगर जहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ का रोड अच्छा है, बिजली अच्छा है, सब प्रशासन अच्छा है, वहाँ का जो भी है, जितना भी कैसा शहर है, कितना मकान है, ये सब दिखाता है। वहाँ पे कितना इंडस्ट्रियल एरिया है, कितना उद्योग है, ये सभी वहाँ का क्या है, वो उसी को बोलते हैं आधारभूत संरचना। अब समझ में आधारभूत।
जैसे देखिए यहाँ पे इसको मेंशन किया, आधारभूत संरचना का मतलब उन सुविधाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मतलब आर्थिक विकास मतलब रुपया पैसा संबंधित ये सभी तत्व, जैसे हो गया बिजली, हो गया परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, अस्पताल आदि आर्थिक विकास का आधार है, उन्हें आधारित संरचना कहा जाता है। मतलब कोई भी देश का आधारित संरचना कब डेवलप माना जाएगा, जब उस देश में बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, स्कूल, बैंक, कॉलेज, अस्पताल आदि सब अगर अच्छा रहेगा उसको बोलेंगे आधारित संरचना। अब समझ में आधारित संरचना क्या है। देखिए हम सब बिहार बोर्ड का पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बिहार, जो इसमें इतना जो सब चीज़ में पिछड़ा है, इसका बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है इसको हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया बिहार के पिछड़ेपन के कारण, अर्थात क्या क्या कारण है जो यहाँ पे इसका डेवलप नहीं होता है। जिसमें देखिए कुछ पॉइंट इसमें नोट किया गया। देखिए तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अभी बताए कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर 5 व्यक्ति हैं और उसका इनकम 100 रुपया है तो 20-20 रुपया सबको मिल जाएगा, एक एक व्यक्ति को। लेकिन उस अगर व्यक्ति की जनसंख्या अगर 20 तो रहेगा और 100 रुपया कमाएगा तो कितना मिलेगा, 5-5 रुपया मिलेगा। अब देखिए इसके तुलना में इसके कितना कम है, तो इससे क्या होगा, ये तो हमेशा ये गरीबी से ही जूझता रह जाएगा, तो नहीं डेवलप कर पाएगा। वही है बिहार का स्थिति। बिहार में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो डेवलप नहीं करेगा। उसके बाद आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना बताए थे, स्कूल, कॉलेज, संचार व्यवस्था एकदम पूरा ठप होना, इससे क्या है, ये भी इससे भी पिछड़ा। उसके बाद कृषि पर निर्भरता। यहाँ पे क्या होता है, कृषि पर निर्भरता होता है। आप सब जानते हैं उत्तरी बिहार में क्या होता है, हमेशा बाढ़ आता है कोसी नदी का। दक्षिण बिहार में सुखाड़ होता है और बीच में जो गंगा नदी उसमें क्या होता है, उसी में सिर्फ खेती भर होता है, जिसके कारण ये भी एक कारण है। अगर कृषि हुआ तो मौसम अगर टाइम पे वर्षा हो तो कृषि होगा, उसके बाद नहीं होगा तो ये भी एक कारण है कृषि पर निर्भरता। उसके बाद बाढ़ एवं सूखा से क्षति। उसके बाद औद्योगिक का पिछड़ापन। यहाँ पे कारखाना सबका कमी होता है, क्योंकि कारखाना कोई लगाता है तो ब्लैकमेल करके उसे पैसा मांगने लगता है, लूट लेता है, ये सब गड़बड़ है। उसके बाद गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद खराब विधि व्यवस्था, यहाँ पे घूसखोरी बहुत चलता है। उसके बाद कुशल प्रशासन का अभाव। अब जहाँ भी जाइएगा तो वही कुशल प्रशासन, कोई ईमानदार है ये नहीं, सब घूसखोर रहती है। ये सब यहाँ का कारण है पिछड़ापन का। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बाढ़ सबका दिया हुआ। अब जानेंगे इसका जो पिछड़ापन को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे कि बिहार को पिछड़ापन से कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। देखिए बिहार को पिछड़ापन को दूर करने के उपाय, अर्थात कैसे बिहार पिछड़ापन से दूर होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको जनसंख्या पर नियंत्रण, अर्थात जनसंख्या इतना बढ़ रहा है उसको नियंत्रण करना है। दूसरा में कृषि का तेज़ी से विकास। कृषि का क्या करना पड़ेगा, तेज़ी से विकास में कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ से मतलब अच्छा से सुविधा लाना पड़ेगा, अच्छा बीज लगाना पड़ेगा। इससे भी क्या होगा, यहाँ पे आय में वृद्धि होगा। उसके बाद बाढ़ पर नियंत्रण करना पड़ेगा, हमेशा जो कोसी नदी से बाढ़ आता है उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके बाद आधारित संरचना का विकास करना। आधारित संरचना बताए थे, स्कूल, कॉलेज, रोड, बिजली, संचार, अस्पताल, ये सब अच्छा लगाइए तब यहाँ आगे बढ़ेगा। उसके बाद औद्योगिक विकास, यहाँ पे नए नए कारखाना लगाना चाहिए तब होगा। गरीबी दूर करना, तभी तो यहाँ पे अच्छा रहेगा इसको। उसके बाद शांति व्यवस्था की स्थापना। यहाँ पे मारकाट लालू के जो उसमें जो उसका जो मुख्यमंत्री था उसमें बोलता था कुछ ज़्यादा ही क्राइम होता था, ये सब यहाँ पे अच्छा से करना पड़ेगा। उसके बाद व्यवस्थित, उसके बाद स्वच्छता तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। सॉरी, स्वच्छ ईमानदार मतलब सच्चा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो घुसखोर चलेगा तो फिर डेवलप नहीं होगा। उसके बाद केंद्र एवं राज्यों, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। मतलब केंद्र में जो होता है उससे क्या हुआ, संसाधन का, यहाँ केंद्र का जो राष्ट्र का जो पैसा उससे क्या हुआ, स्थित हस्तांतरण यहाँ पे मिलेगा। इससे पहले भारत बिहार को बोलता है विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और विशेष राज्य को दर्जा देगा तो उसके लिए इसके बिहार के जो फंड आता है इसमें ज़्यादा पैसा रहेगा, ताकि यहाँ का जो जीवन शैली यहाँ पे आगे बढ़ सके। तो ये सब के द्वारा क्या कर सकता है, यहाँ पे जो गरीबी है इसको दूर किया जा सकता है। तो ये सब यहाँ पे कारण है नहीं, गरीबी नहीं होने का, और ये सब जो हम अपनाते हैं जिसके कारण क्या होगा, यहाँ आर्थिक स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था हम सब बता दिया, और इसका जो क्वेश्चन आंसर कुछ जो होगा उसको भी आप ज़रूर बताइएगा, हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे और उसमें थोड़ा समझा देंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे है कृषि जनित उद्योग। देखिए कृषि जनित उद्योग उससे तात्पर्य ये है कि ऐसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो। जैसे यहाँ पे दिया ऐसा उद्योग जो कृषि के उत्पाद पर आश्रित, मतलब उसी पे ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। होते हो जिसके उत्पादन में कृषि क्षेत्र के कच्चा माल आता हो, जैसे कि कृषि जनित उद्योग के उदाहरण के लिए आम से अचार का बनाना। अब आम होगा तभी तो होगा, आम से अचार का बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना। तो ये सब किससे, ये कृषि से प्राप्त होता है। ये सब उद्योग किससे समझ में आएगा, कृषि उद्योग है। उसके बाद जानेंगे पॉवर्टी लाइन। देखिए पॉवर्टी लाइन होता है गरीबी रेखा। क्या होता है, किसी भी देश को इसी से पता किया तो कौन गरीब है कौन अमीर है। आप सब जानते हैं, आपके कार्ड में घर में होगा, एक होता है बीपीएल कार्ड होता है, एक होता है बीपीएल कार्ड, उसके बाद होता है एपीएल कार्ड। तो इससे भी पता चलता है बीपीएल हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके बाद एपीएल एबव द पॉवर्टी लाइन। मतलब एपीएल कार्ड जो होता है वो लगभग अमीर होता है, बीपीएल होता है वो मीडियम होता है, एक होता है पूरा पीला कार्ड वो गरीब होता है। इससे क्या होता है, पॉवर्टी लाइन से कोई भी देश का गरीबी को निर्धारण किया जा सकता है।
जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गरीब मतलब ऐसा होता है, गरीब सबको नहीं बोल सकता, गरीब उसको बोलता है जिसका मिनिमम आवश्यकता पूरा नहीं हो। जैसे रुपया हो, जैसे हो गया खाना हो गया, शिक्षा हो गया, रहने का घर हो गया, ये सब अगर किसी को प्रोवाइड नहीं होता है उसके लिए सोचना पड़ता है, वो सब गरीब है। हम सब गरीब नहीं है क्योंकि हम सबको खाना मिल जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, गरीबी को निर्धारण करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन अर्थात बॉर्डर लाइन खींचा किया गया है। गरीबी रेखा के कैलोरी मापदंड पर आधारित है, मतलब कैलोरी से भी आप पता कर सकते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर भोजन में 2400 कैलोरी नहीं मिल रहा है तो वो क्या गरीब है। उसके बाद शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्री गरीबी के मापन के लिए एक काल्पनिक रेखा है। इस लाइन को नीचे लोगों को गरीब कहते हैं, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात बीपीएल कहता है। जो बीपीएल में रहेगा वो क्या है, गरीब है। अब समझ गया क्या हुआ, पॉवर्टी लाइन से गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। देखिए अब आता है नरेगा। देखिए नरेगा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार देने वाला एक स्कीम है। ये कब आया था, 2006 में आया था। कब आया था, 2006 में। इसके तहत क्या होता था, कोई भी व्यक्ति को एक साल में 365 दिन में कम से कम उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। और उसको कौन, इसका पैसा कौन देता था, ये सरकार देता है। जैसे आप सब देखें गांव सब में कभी नहर सब खुदवाता है, पोखर सब, कौन कराता है, इसी के तहत नरेगा के तहत ही कराता था। इसमें गारंटी देता है कि आपको 365 दिन में 100 दिन का रोजगार देगा और पैसा इसका सरकार देगा। इसका लेबर कार्ड भी आपको बनवाना होता है तभी आपको दिया जाता है। उसके बाद ये जो नरेगा था इसका नाम बदल के रख दिया मनरेगा। क्या रख दिया, मनरेगा, अर्थात महात्मा गांधी के नाम पे इसको रख दिया। अब पूछेगा कि नरेगा का अब वर्तमान नाम क्या है, तो मनरेगा। ये क्या है, सरकार द्वारा एक स्कीम है जिसके तहत ग्रामीण मजदूरों को एक साल में 365 दिन में 100 दिन का रोजगार दिलाने का वादा करता है। तो ये क्या था, अब समझ में आएगा नरेगा क्या था और मनरेगा क्या था। नरेगा का ही वर्तमान नाम क्या है, मनरेगा। नरेगा का ही वर्तमान नाम क्या है, मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें जो भी था इम्पोर्टेंस हम बता दिए। और अब इसका जो है यहाँ पे सारांश आप इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छी समझ में आए। और आपको अगर क्वेश्चन आंसर इसका चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, हम इसको भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।